औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहा से ज़्यादा हर दिल अज़ीज़ और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपकी निसाब की किताब में से जिस गज़ल का मैंने इंतखाब किया है वो फैज़ अहमद फैज़ साहब की गज़ल है। और फैज़ अहमद फैज़ साहब की गज़ल को पढ़ने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इतनी बड़ी इनकलाबी शख्सियत जिसका तारीख़ में बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद हो, और हिस्सा भी ऐसा कि जो बहुत ही यानी आपने किसी एक एरिया में काम किया हो तो बात है, आप सियासी लिहाज से भी, आप अदबी लिहाज से भी आपने कई तहरीकों में हिस्सा लिया है। तो आप जैसे शौरा का जो तारुफ है वैसे भी बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अपने मालूमात के लिए, इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए और इम्तहानी नुक्ता निगाह के लिए भी। तो जैसे कि इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि हालात ज़िंदगी के हवाले से ये पैराग्राफ बहुत ही अहम पैराग्राफ है। मैं यहाँ पर चीज़ें पढ़कर भी सुना रहा हूँ और आपको वो ख़ास बातें जो आपने लिखनी है उनको ख़त कशीद भी कर लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए। फैज़ अहमद फैज़ 13 नवंबर 1911 को काला कादिर यानी अब फैज़ नगर ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। सियालकोट में बड़ी बड़ी शख्सियात ने जन्म लिया है, अल्लामा इकबाल जैसी इनकलाबी शख्सियत और फैज़ अहमद फैज़ जैसी एक और शख्सियत। हैरत अंगेज बात यह कि फैज़ ने जिस उस्ताद से तालीम हासिल की उसी उस्ताद से अल्लामा इकबाल ने भी तालीम हासिल की। यानी मैं आपको हैरत अंगेज बात क्या कहने जा रहा हूं, अल्लामा इकबाल 1877 में पैदा हुए थे, फैज़ अहमद फैज़ 1911 में पैदा हुए थे। बहुत तवज्जो से सुनने वाली बात है ये। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत, नकीब इस्लाम, जिनकी शायरी को कुरान की तफसीर कहा जाता है, यह अल्लामा इकबाल। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके बिल्कुल मुतजाद फैज़ अहमद फैज़ है, यानी एक सेकुलर शायर, एक ऐसा शायर कि जिसने तरक्की पसंद तहरीक के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभी तरक्की पसंद तहरीक क्या चीज है, ये मेरे आगे के लेक्चर के अंदर ही सारी बातें मौजूद होंगी। फिलहाल यहां पर एक बात जान लेना बहुत जरूरी थी, वो ये कि एक ही उस्ताद से पढ़े हुए दो लोग हैं। एक इस्लाम की खिदमत करने निकलता है और एक बिल्कुल उसके ऑपोजिट, बिल्कुल मुतजाद सिमत में निकलता है और दुनिया की उस तहरीक के अंदर हिस्सा लेता है कि जो सुर्खों की तहरीक थी। ये वो तहरीक थी जिसने सेकुलरिज्म को परवान चढ़ाया और इस पर आपने बाकायदा एजाज भी हासिल किया था। आगे मैं अपनी तकरीर, अपने लेक्चर के अंदर बयान करूंगा। तो जैसा कि आपके सामने बयान किया गया कि फैज नगर, अब उस इलाके का नाम फैज नगर है। ये बड़े एक एजाज की बात है कि किसी शख्स के नाम से उसका इलाका मशहूर हो जाए। यानी वो जगह जिसका नाम पहले काला कदर था, अब उसका नाम फैज नगर हो गया है। ये एक एक बात जो मैं यहां बयान कर रहा हूं ये एमसीक्यूज है, इसे आपने ध्यान से सुनना भी है और नोट भी करना है। और ये जिला सियालकोट के अंदर होता है। ये इब्तदाई तालीम आपने वहीं से हासिल की है और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी और अरबी में एमए किया। यानी दो मज़ामीन में आपने एमए किया था, अंग्रेजी में और अरबी में। यहां मैं बताता चलूं कि आपके वालिदैन आपको हाफिज कुरान बनाना चाहते थे। आपके वालदा और वालिद मजहबी सोच के की तकलीद करने वाले थे, मजहबी सोच रखने वाले थे और वह आपको हाफिज कुरान बनाना चाहते थे। और उसी गांव के अंदर जहां आपकी पैदाइश हुई वहां पर एक मस्जिद जो आप ही के नाम से उन्होंने बनवाई थी। तो इससे जाहिर होता है कि इनके वालिदैन बहुत मजहबी सोच रखने वाले लोग थे, लेकिन फैज उनके बिल्कुल मुतजाद सोच के निकले। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के दौरान क़याम में फैज को अदबी ज़ौक़ पैदा हुआ और इन्होंने लिखना लिखाने का शौक़ और ज़ौक़ इनका शुरू हो गया। जब इन्होंने
MA अरबी और MA अंग्रेजी इन्होंने किया है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। उसी दौरान इनको अदब से शौक हुआ और इन्होंने गजलें नज़में लिखना शुरू कर दी थी। ये वो जमाना था जब बड़े बड़े हमारे अफसाना निगार, बड़े बड़े कॉलम निगार, बड़े बड़े नॉवेल निगार और बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो सामने आई, जिनमें पितरस बुखारी हैं, तासीर है, सालिक है और मजीद मलिक है, और लाहौर की अदबी महफिलों को गरमा रहे थे। ये वो शख्सियात थी। लाहौर हमेशा अदब का मरकज रहा है। ये बात अपने जहनों में हमेशा थी, अच्छी तरह से रखिएगा कि लाहौर पंजाब के अंदर मौजूद है और पंजाब हिंदुस्तान का भी मरकज था, सेंटर था, और आज भी पंजाब पाकिस्तान का मरकज और सेंटर है। और अमूमी तौर पे जितनी भी सियासी सरगर्मियां होती हैं, जितनी अदबी सरगर्मियां होती हैं, जितनी सकाफती सरगर्मियां होती हैं, इन सब का मरकज पंजाब लाहौर बनता है। जिंदा दिल लोगों का इलाका है ये। हम भी जिंदा दिल हैं, लेकिन हमसे ज्यादा जिंदा दिल वो लोग हैं। 1926 में 1926 में फैज MAO कॉलेज अमृतसर में अंग्रेजी के लेक्चरर मुकर्रर हो गए। क्योंकि आपने MA अंग्रेजी किया था तो आप MAO कॉलेज आप लोग जानते होंगे, मोहम्मडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये वो कॉलेज था जिसकी बुनियाद किसने रखी थी? सर सैयद अहमद खान ने। अमृतसर के अंदर ये कॉलेज था, यहां पर आप लेक्चरर मुकर्रर हो गए। वहां की फजा ने तरक्की पसंद रुझानात पैदा किए और फैज तरक्की पसंद तहरीक में पेश रहे। ये तरक्की पसंद तहरीक क्या है? बहुत ही खतरनाक तहरीक थी ये। इस तहरीक के दौरान मैं अगर कहूं कि ख्यालात कुछ इस तरह के लोगों के जहनों में आए कि जो दिल में आए, जो जहन में आए, लिख डालो। कोई मजहब की कैद नहीं, कोई इखलाकियात की कैद नहीं, कोई सियासी बंदिशें नहीं, जो दिल में आए, जो दिमाग में आए, लिख डालो। इस लिखने वालों में ऐसे ऐसे लोग मंजर आम पर आए कि जो जिनकी तहरीरों को बैन कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई, जिनमें सादत हसन मंटो जैसे अफसाना निगार। आज से 2 साल कबल जो है वो सादत हसन मंटो पर इंडिया ने भी फिल्म बनाई और पाकिस्तान ने भी फिल्म बनाई। पाकिस्तान में जो फिल्म बनी है उसकी शख्सियत पर फुल सेंसर्ड जो है वो फिल्म बनी है। जो कि मंटो का ख्याल ये है कि जो कुछ मैं कहता हूं, जो कुछ मैं देखता हूं, मैं वही सब कुछ कहता हूं, वही सब कुछ अपनी तहरीरों में लिखता हूं। एक मकाम पर जो सादत मंटो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें हालात और माशरे में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में नहीं पता तो मेरी तहरीरें पढ़ना शुरू कर दो, और अगर मेरी तहरीरें पढ़ते पढ़ते तुम्हें ये ख्याल आ जाए कि मेरी तहरीरें नाकाबिले बर्दाश्त हैं तो यकीन कर लेना माशरा भी नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। ऐसी कहानियां लिखी हैं जिनको पढ़ते हुए भी शर्म आती है। सादत हसन मंटो, असमत चुगताई और इनके हवारी। उस जमाने में ऐसे आजाद ख्याल लोग पैदा हुए, ऐसे आजाद ख्याल राइटर्स, ऐसे आजाद ख्याल शौरा पैदा हुए जिन्होंने कोई मजहब की कैद में नहीं रहे। वो लोग मजहब से बालातर होकर, सियासत से बालातर होकर, हर चीज से बालातर होकर लिखा इन्होंने। और यही वजह रही कि उनके ऊपर अदालतों में केसेस हुए, जुर्माने लगे, जेलों में गए लोग, क्योंकि ऐसी चीजें जो है नौजवानों के जहनों को मुंतशिर करती है। लेकिन इस तरक्की पसंद तहरीक के अंदर ना 2 शाखें निकली थी। एक शाख वो निकली थी जो इस किस्म की तहरीरें लिख रहे थे, जो नौजवानों को बेरारवी की तरफ लेके जा रहे थे, गुमराही की तरफ ले जा रहे थे। और एक शाख वो चली जो कौम परस्ती की जो है शाख थी, जिनमें फैज अहमद फैज साहब जो है वो बहुत ज्यादा पेश रहे। फैज अहमद फैज साहब के जो है वो 2 महबूब हैं। एक वो महबूब जो इंसानी शक्ल सूरत, इंसानी रूप में जो महबूब मिलता है, एक वो महबूब नजर आता है, और एक महबूब इनका वतन है। वतन के खातिर इन्होंने बहुत कुछ सोबतें बर्दाश्त की, बहुत जुल्म सितम, जेल भी गए, और इसी वतन के खातिर इनको मुल्क बदरी की सजा भी मिली। इनको मुल्क बदर भी कर दिया गया था, वतन से निकाल दिया गया था।
जब यहाँ पर अय्यूब खान साहब का जमाना था, जब मार्शल लॉ लग चुका था यहाँ पे। तो यहाँ पर उसी बात का तसलसल में यहाँ आगे बढ़ा रहा हूं कि फैज तरक्की पसंद तहरीक में पेश पेश थे। इसी तरह से 1939 1939 में फैज का पहला मजमूआ कलाम नक्श फरियादी शाया हुआ तो हिंदुस्तान की अदबी फजा में तहलका मच गया। दूसरी जंग अजीम में फैज फौज में चले गए थे और फौज में बतौर कैप्टन जो है वो ये इन्होंने किया था, क्योंकि दूसरी जंग अजीम चल रही थी और दूसरी जंग अजीम में हिंदुस्तान के अंदर जो है वो चूंकि अंग्रेजों का कब्जा था उस वक्त, तो यहाँ पर अंग्रेजों की इस दूसरी जंग के अंदर जो है, दूसरी जंग अजीम के अंदर जो है वो फैज बतौर जो है वो कैप्टन जो है उन्होंने शमूलियत अख्तियार की थी और जंग में हिस्सा लिया था और 1946 तक के आखिर तक फौज में रहे, यानी पाकिस्तान बनने से पहले तक अंग्रेज फौज की उस पूरी जो उनकी एलाइड फोर्स थी, जो उनकी पूरी यूनियन थी, उसके अंदर वो शामिल थे और अपने कैप्टन के फराइज अंजाम दे रहे थे। 1947 में 1947 में आप पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर मुकर्रर हो गए। जब पाकिस्तान वजूद में आ गया तो पाकिस्तान टाइम्स के नाम से एक अखबार निकलने लगा जिसके आप एडिटर बन गए। अमरोज की इदारत के फराइज भी सर अंजाम दिए। अमरोज भी एक अखबार था, आप उसके भी एडिटर बने। मजदूर तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया आपने, मजदूरों की तहरीक चली थी। ये सब बातें एमसीक्यूज हैं। और फिर इसी तरह से 1951 1951 में रावलपिंडी साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिए गए। ये रावलपिंडी साजिश क्या है? ये लियाकत अली खान की शहादत, जो उनको पिंडी के अंदर जो शहीद कर दिया गया था जलसे के दौरान, तो उसमें बगावत का इल्जाम लगा था फैज अहमद फैज के ऊपर भी कि ये भी उस केस के अंदर मुलविस हैं, तो इस केस की सजा में उनको जेल हो गई थी। और इसी तरह से फिर बताते हैं कि 1951 में 1951 में रावलपिंडी साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में रहे। इसके बाद आप कराची में अब्दुल्ला कॉलेज, अगर आप यहाँ से बनारस की तरफ अगर आप जाएं तो बनारस की तरफ जाते हुए रास्ते में एक अब्दुल्ला कॉलेज आएगा, आप उसके प्रिंसिपल मुकर्रर, ये गर्ल्स कॉलेज है ये, और प्रिंसिपल की हैसियत से काम करते रहे। 1962 में यानी 1962 में आपको रूस की तरफ से लेनिन इनाम मिला, लेनिन अवार्ड 1962 में, एमसीक्यूज में आ चुका है ये। तो लेनिन अवार्ड जो आपको मिला है, ये किस बुनियाद पे मिला है? ये उसी सुर्खों की तहरीक की बुनियाद पर, क्योंकि आप उनके यहाँ पर जो है वो बहुत बढ़ चढ़ कर आप उनकी तहरीक में यहाँ पर हिस्सा ले रहे थे। ये लेनिन वो शख्स है जिसने रूस से एक निज़ाम का आगाज किया था। दुनिया में अब तक 4 निज़ाम आ चुके हैं। एक निज़ाम इस्लामी निज़ाम है जो था, है और हमेशा रहेगा। इसके मद्दे मुकाबिल जो है वो चीन से एक निज़ाम आया था, रूस से एक निज़ाम आया था और अमेरिका से एक निज़ाम आया। इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है दुनिया में वो सरमायादाराना निज़ाम है जिसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं। इससे पहले सोशलिज्म था जो चीन से आया था और इसी तरह से कम्युनिज्म था जो रूस से आया था। कम्युनिज्म के मानने वालों का कोई दीन, कोई मजहब नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई पाबंदियां नहीं, और ये पूरी दुनिया में तहरीक चली थी और इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर दिया जा सकता है। लेकिन सिर्फ यहां पर आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान जैसी रियासत के अंदर सुर्खों की जो ये तहरीक थी कम्युनिज्म की, इसमें हमारे फैज अहमद फैज साहब ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और 1962 में 1962 में बाकायदा इनको लेनिन अवार्ड मिला था इस बात पर। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनका किरदार कितना बड़ा था इसके अंदर। अवामी हुकूमत बरसर इख्तिदार आई तो आपको नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स से मुंसलिक कर दिया गया। इदारा यादगार गालिब कराची के सदर की हैसियत से आपने बड़ा काम किया। 20 नवंबर 1984 1984 को अपने गांव में हरकत कल्ब यानी हार्ट अटैक होने से वफात पाई और लाहौर मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में दफन है। आपको मुल्क बदर कर दिया गया था, मुल्क से निकाल दिया गया था और एक बहुत तवील अरसे तक आपने मुल्क बदरी की सजा काटी आपने। और जब आप एक मुहब्बे वतन को जब आप वतन से निकाल देंगे तो उसकी सजा है वो। और जैसे इस वक्त मुख्तलिफ सियासी हजरात को जो है मुल्क बदर किया हुआ है, तो आपको फिर जब यहाँ पर पाकिस्तान में जब दोबारा मार्शल लॉ खत्म हो गया और एक
अवामी हुकूमत आई तो उसमें आपको दोबारा आने की इजाजत मिली, और आप जब यहाँ आए तो सीधा आप अपने गांव में जाकर उसी पुराने मकान के अंदर आप रहे जो आपका अपना मकान था, और वहीं पर ही आपका हार्ट अटैक होने से आपका इंतकाल हुआ था, और फिर आप जो है वो दफनाए गए लाहौर में, मॉडल टाउन में। तो ये तो था जनाब आपके तारुफ के हवाले से। अब आइए मैं आपको ये नोट्स में से मैंने आपको पेज दिखाया, ये नोट्स के अंदर ये पेज मौजूद है। अब जो मैं पेजेस आपको दिखा रहा हूँ वो भी नोट्स में से ही दिखा रहा हूँ, जो एमसीक्यूज के हवाले से चीजें हैं। आइए मैं आपको वहां लेके चलता हूं। अब आपके पास एमसीक्यूज इस तरह से पूछे जाएंगे कि फैज अहमद फैज कहां पैदा हुए, तो यकीनी तौर पे आप क्या बताएंगे, सियालकोट में, ठीक है। फैज कब पैदा हुए, 1911 के अंदर। अच्छा, यहां आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रहा होगा, यहां 1910, 1913, 15 और 14 लिखा हुआ है। इसमें आप जरा अपनी गजल के अंदर जाइए और गजल में देखिए कि आपके पास जो लिखा हुआ है 1914 लिखा हुआ है, तो सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन जो है वो 1914 है। वो 11 प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसकी तरफ अपना जाएगा। तो 1914 जो है वो सही जवाब है। 1914 में जो है वो आप की पैदाइश हुई थी। इसी तरीके से तीसरी एमसीक्यूज है कि दूसरी जंग अजीम में फौज में फैज किस ओहदे पर फाइज हुए, तो ये जवाब मैंने आपको बताया था, कैप्टन के। फैज कराची में किस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, अब्दुल्ला हारून कॉलेज। इसी तरह अगली एमसीक्यूज है कि फैज अहमद फैज रावलपिंडी साजिश केस में कब गिरफ्तार हुए, तो 1951, 1951। फैज अहमद फैज को लेनिन प्राइज या लेनिन अवार्ड कब मिला, 1962, 1962। फैज किस अखबार के मुदीर आला रहे, पाकिस्तान टाइम्स, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। और चैट के अंदर भी बच्चे बड़ी तेजी के साथ जवाब दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस रवानी के साथ मैं पूछे चले जा रहा हूं चैट के अंदर बच्चे उसी तेजी के साथ जवाब दे रहे हैं। ये आपकी दिलचस्पी है जिससे टीचर को भी एक बड़ी मोटिवेशन मिल रही होती है। और इसके बाद है कि फैज का इंतकाल कब हुआ, तो 1984 यानी 1984 के अंदर फैज का जो है वो इंतकाल हुआ था। इसी तरह अगला पेज हम चलते हैं एमसीक्यूज का। अच्छा, अब जो एमसीक्यूज हैं ये सिर्फ आप सुन लें, इसका जवाब आप अभी नहीं दे सकते। उसकी वजह ये कि इसका ताल्लुक आपकी गजल से है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि गजल से एमसीक्यूज कैसे आते हैं, ये भी पता होना चाहिए। मसलन पहली गजल के रदीफ क्या है। अब रदीफ वाली प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करा चुका हूं, तो जरा एक नजर गजल में देखिए और बताइए कि रदीफ, पहली गजल का रदीफ क्या है। रदीफ सबसे आखिर में आता है, शेर के दूसरे मिसरे के एंड पे आता है और वो बार बार रिपीट होता है, तो क्या है वो, जी बिल्कुल सही, रहेंगे। रहेंगे चैट के अंदर भी तेजी से आया कि रहेंगे, वेरी गुड, शाबाश। इसी तरीके से अगली जो एमसीक्यूज है वो क्या है कि पहली गजल के काफिये क्या है। तो काफिया वो जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिन्हें बार बार दोहराया जाता है, तो यहां पर क्या है भाई काफिये, जरा जल्दी से देख के बताइए। कलम, रकम, बहम, करम, और फिर सितम, अलम, सनम, हम, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये हम काफी हैं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे चैट पर इस कदर तेजी के साथ जवाबात का मिलना, ये आपकी यकीनी तौर पे आपकी दिलचस्पी का एक बेहतरीन नमूना है ये। इसी तरह तीसरी एमसीक्यूज या तीसरी कसीरुल इंतखाबी सवाल, पहली गजल में कितने अशार हैं, गौर से देखिए, गिन के बताइए। पहली गजल में 6 अशार हैं, 6 अशार हैं, ठीक है जी। तो अब आप जरा देखिए कि चैट में भी 6 आया। अच्छा, 6 का इमला तब्दील हो गया है, ये बात मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए। 6 का इमला जो है मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं। 6 अब लिखा जाता है चे, दो चश्मी है, बड़िए, 6। यानी पहले हम जो है वो 6 लिखते थे, अब जो है वो इसमें इन्होंने इमले की तब्दीली बता दी कि जो है वो 6 नहीं है, चे के बाद 2 चश्मी है जो हम लगाते थे वो पढ़ा जाता है 6, जैसे भ, ह, थ, ठ। 6 के लिए अब आपको बढ़िया भी लगाना होगा, तो इस इमले को आप ठीक कर लीजिए।
दूसरी गजल के रदीफ क्या है? दूसरी गजल में क्या रदीफ बताया गया बेटा? चले, बिल्कुल सही। और दूसरी गजल के अशार की तादाद कितने? 7 है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। इसी तरीके से मुझे बताइए कि मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। ये गजल का मक्ता है या गजल का मतला है? ये जल्दी से बताइए, ढूंढ के बताइए। मकाम फैज कोई राह में, मक्ता है, मक्ता कहते हैं गजल के आखिरी शेर को। तो बच्चों ने कहा कि जनाब ये मक्ता है, बिल्कुल जवाब दुरुस्त, क्योंकि इसमें फैज अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फैज की वजह शोहरत क्या है? तनकीद निगारी, शायरी, मजमून निगारी, अफसाना निगारी? शायरी, शायरी में मशहूर है ना, तो इनका जवाब जो है वो शायरी है। ठीक है, तो ये तो था बेटा हमारा इस हवाले से जो हमने एमसीक्यूज थे। अब हम चलते हैं जनाब फैज की गजल के ऊपर। तो अब आप तमाम बच्चे जो है वो फैज की गजल निकाल लीजिए। ठीक है जी, जैसे आपके सामने यहां मौजूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। अच्छा, यहां पर परवरिश के मायने क्या है? आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश की, देखभाल करना, आपकी आपको परवान चढ़ाना, आपको खिला पिला के आपकी जरूरियात को पूरा करके आपको बड़ा करना। तो परवरिश इस पूरे, यानी जो आपको बचपन से, पैदाइश से लेकर आज तक जो आपके माँ बाप ने किया आपके लिए, वो परवरिश है। किसी भी चीज की तरक्की के लिए जो कोशिशें की जाएं वो दरअसल उसकी परवरिश है। तो कलम की परवरिश क्या है? ये कलम से सच्चाई को लिखा जाएगा, यही कलम की परवरिश है। कलम का हक भी यही है, ये कलम से सच को लिखा जाए, सच्चाई को मंजर आम पर लाया जाए, यही कलम का असल हक भी है। तो यहां शायर कहता है कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, इस कलम का जो हक है वो हम अदा करते रहेंगे। हम रुकने वालों में से नहीं है, हम रुकेंगे नहीं। हम अपने जिम्मे लगाए गए काम को, जो तकदीर ने, जो कुदरत ने हमारे जिम्मे काम सौंप दिया है, उस काम को हम कर कर ही रहेंगे, इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे, इसको अपने उरूज तक लेकर जाएंगे। हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। जो दिल पे गुजरती है यानी एक कर्ब, एक दर्द, एक तकलीफ की कैफियत बयान की है। मैंने आपको कहा था इनके दो महबूब हैं, एक फित्री महबूब जो इंसानी रूप पे नजर आएगा, और एक महबूब वतन है इनका। तो यहां जो शायरी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? वतन के लिए कर रहे हैं। तो यहां कहते हैं कि हम जो दिल पे गुजरती है उसे रकम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजर रही है, जो तकलीफें, जो कर्ब, जो वतन, वतन अजीज को जिन मुश्किलात में हम देख रहे हैं, और इसके लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो अपनी जुबान से, अपने कलम से कहते जाएंगे, लोगों को बेदार करेंगे, लोगों को जगाएंगे, लोगों को उनकी जिंदगी का, लोगों को उनकी जिंदगी का मकसद जो है। तो यहां पर शायर ने यही बात कही कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, हम इस कलम की तरक्की के लिए, इसके फरोग के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसका हक अदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश, खून के आखिरी कतरे तक, जिस्म में जब तक वो खून का आखिरी कतरा मौजूद है, हम ये कोशिशें करते रहेंगे। और जो दिल पर गुजर रही है अपने वतन अजीज को देखकर, जो मुश्किलात, जो परेशानियां, जिस तकलीफ से वतन गुजर रहा है, उस तकलीफ को हम महसूस कर रहे हैं और हम उसको रकम करते रहेंगे, हम इसको दर्ज करते रहेंगे। रकम के मायने, रकम करना मुहावरा है, रकम करना का मतलब है कि तहरीर करना, उसे लिखना। ठीक है, असबाब गमे इश्क बहम करते रहेंगे। असबाब सबब की जमा है, वजह जिसको हम कहते हैं असबाब गमे इश्क। इश्क जब आप करते हो ना तो इश्क के अंदर गम भी मिलते हैं, और यहां इश्क वतन से किया है।
तो वतन से किए जाने वाले इश्क की सजा भी हमें भुगतनी पड़ रही है। तो इस इश्क में हमें जो दर्द, जो कर्ब, तकलीफें, जख्म हमको मिले हैं, उनके असबाब को भी हम तलाश करेंगे। असबाब गम इश्क बहम करते रहेंगे, वो वजूहात हम तलाश करेंगे और वीरानी दौरा पे कर्म करते रहेंगे। वीरानी किसे कहते हैं? सन्नाटा जहां पर हो उसे वीरानी। तो हमारे वतन के अंदर जो ये वीरानियां पैदा हो गई हैं, ये खामोशियां जो पैदा हो गई हैं, इन खामोशियों को तोड़ेंगे और इन खामोशियों को, इन वीरानियों को खत्म करेंगे और इसकी आबादियों को, इसकी खुशियों को, इसकी जो रौनकें हैं, इसको दोबारा से बहाल करेंगे। तो हमारे वतन पर जो ये दौर आ चुका है, दरअसल इनका इशारा उसी दौर की तरफ है जब मार्शल्लाह पाकिस्तान के अंदर लगा था। तो यहाँ पर जो है वो उसी चीज की तरफ इशारा करके वो कहते हैं कि हम उन तमाम वो वजूहात उनको तलाश भी करेंगे और इनके लिए वो हल भी निकालेंगे और वतन अजीज जो इस तकलीफों से, इस कर्ब से, इन मुश्किलात से दो चार हुआ है, इन तमाम तकलीफों, मुश्किलात को जो है वो हम खत्म भी करेंगे और इसकी रौनकों को एक बार फिर से बहाल करेंगे। तो वीरानी दौरा पे कर्म करते रहेंगे। हाँ, ये जरा हाँ के बाद इस्तेजाबिया की अलामत है। इस्तेजाबिया जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसके अंदर एक इस्तिफहामिया होता है, एक फहम होता है इसके अंदर। हाँ, यानी इसके अंदर एक एक्सप्रेशन है और यहां हाँ कह देने का मतलब कि मालूम है वो बात, हमें अंदाजा है उस चीज का। हाँ, तलखी, तलखी कहते हैं कड़वाहट को, यानी वैसे तो तलखी के लफ्जी मायने कड़वाहट के, लेकिन यहां तलखी से मुराद वो मुश्किल वक्त, वो मुश्किलात, वो परेशानियां। हाँ, तलखी अय्याम, अय्याम यौम की जमा है, दिन। अभी ये दिन और मुश्किलात अभी और बढ़ेंगी, अभी परेशानियां और बढ़ेंगी, ये अभी खत्म होने का नाम नहीं लेंगी, अभी तो ये और आगे बढ़ेंगी। अच्छा, एक बात हमेशा आपको बता दूं, ये एक मोटिवेशन है ये आप सबके लिए। याद रखना बेटा कि जब तुम्हारा गम उरूज को पहुंच जाए ना, अपनी शिद्दत को पहुंच जाए, तुम्हारा कोई भी गम, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ जब अपनी शिद्दत को पहुंच जाए, समझ लो खत्म होने लगी है। कैसे? रात देखिए ना, रात मगरिब से शुरू होती है। मगरिब में जो अंधेरा होता है वो अंधेरा और रात के 3 साढ़े 3 बजे जो अंधेरा होता है उसमें और उसमें फर्क होता है। मुकम्मल तारीकी छा चुकी होती है, हर तरफ तारीकी अंधेरा होता है, मुकम्मल अंधेरा होता है, शदीद अंधेरा हो चुका होता है। और जो जो शदीद अंधेरा होता है 3 और 4 बजे के बाद वो अंधेरा छटना शुरू हो जाता है। इसी तरह जिंदगी के अंदर जब गम शिद्दत को पहुंच जाए तो समझ लो कि अब गम छटने लगा है। परेशानियां अपने उरूज को पहुंच जाए तो समझ लो कि अब खत्म होने को लगा है। जिस तरह कोई जख्म लग जाए आपको, कोई पस पड़ जाए, कोई दाना फोड़ा हो जाए, तो जब वो बिल्कुल पक चुका होता है तो फिर उसकी एंडिंग होती है, अब उसकी सफाई का वक्त हो गया। तो याद रखना, इसमें परेशान होने की कतन कोई जरूरत नहीं है। तो शायर यहां पर हमें बहुत ही जबरदस्त अंदाज से मोटिवेट करते हुए कहते हैं, हाँ, तलखी अय्याम अभी और बढ़ेगी, अभी सख्तियां और बढ़ेंगी, परेशानियां और बढ़ेंगी। हाँ, अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे। हाँ, यकीन रख लो इस बात को कि वो अहले सितम, अहले सितम का मतलब जुल्म करने वाले, जुल्म करने वाले अभी जुल्म करने की और दास्ताने रकम करेंगे, अभी और तुम पर जुल्म करेंगे, अभी तो और तुम पर परेशानियां आएंगी, अभी तो वो तरह तरह के नए जुल्म तुम पे ढाएंगे, तो तुमने परेशान नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी। ये आज वाला डायलॉग नहीं है ये। तो अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है जी। आगे कहते हैं जनाब, समझ तो आप लोग सब गए। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं मंजूर ये तलखी ये सितम हमको गवारा, हमें मंजूर है, तुम लाख हम पे जुल्म करो, तुम लाख हम पे सितम करो, तुम लाख हमें तकलीफों पहुंचाओ, हमें सब गवारा,
हम सब बर्दाश्त करेंगे वतन के खातिर, सब कबूल है, सब बर्दाश्त करेंगे। दम है तो मदावा है अलम करते रहेंगे। जब तक दम है, जब तक जिस्म के अंदर एक आखिरी खून का कतरा मौजूद है, हम इसका मदावा, इसका इलाज, मदावाए अलम, अलम कहते हैं रंज को, गम को, सितम को, ये मदावा, इसका इलाज हम करते रहेंगे। तुम्हारा काम है जुल्म करना, तुम जुल्म करते जाओ। हमारा काम है इसका मदावा करना, इलाज करना, हम इसका इलाज करते रहेंगे। जो तुमसे होता है वो तुम करो, जो हमसे होगा वो हम करेंगे। और अब एक बात और सुन लो, यहां पर एक और जगह पर किसी शायर ने क्या खूब कहा, जुल्म फिर जुल्म है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जब ये खून, ये लहू मजलूमों का जमीन पर गिरता है तो याद रखना वो असर रखता है, रंग छोड़ता है, जम जाता है। खून शहीदा रायगा कभी नहीं जाता, और जुल्म जब बढ़ता है तो हमेशा के लिए फिर वो मिट जाता है। तो यहां पर शायर कहता है, बाकी है लहू दिल में तो हर अश्क से पैदा, जब तक जिस्म के अंदर खून का वो एक कतरा भी मौजूद है, बाकी है लहू दिल में। अब दिल में लहू से मुराद जब तक जिंदगी मौजूद है, क्योंकि दिल के अंदर लहू का आना और जाना जिंदगी की अलामत है। तो बाकी है लहू दिल में तो हर अश्क से पैदा, अश्क कहते हैं आंसुओं को, तो हर आंसुओं से हम अपने रंगे लबो रुखसार सनम करते रहेंगे। सनम यहां कहा है महबूब को, और रुखसार उसके गालों को, और लब उसके होंठों को। तो उसके लबों को, उसके रुखसार को रंग भरते रहेंगे अपने आंसुओं से। तो यहां पर चूंकि महबूब वतन है, तो इसीलिए आप अपनी गलत फहमियां जरा दूर कर लें। तो आंसुओं से अपने वतन की रौनकों को फिर से बहाल करेंगे अपने आंसुओं से। इसके अच्छा, रुखसार, चूंकि गाल सबसे खूबसूरत यानी पोर्शन होता है इंसान के, नजर जो आता है उसमें चेहरे के अंदर, यानी आंखें भी खूबसूरत होती हैं, लेकिन ये होंठ, ये बड़ी खूबसूरतियों की अलामत होती है, उसके गुलाबीपन। इसी तरह जो रुखसार है उसका जो गुलाबीपन है, ये बड़ा खूबसूरती। तो यहाँ पर वतन की खूबसूरतियों को कहा है इन्होंने कि वो जो खूबसूरतियां हैं उन्हें फिर से हम जो है वो ले आएंगे। मैंने इसीलिए अपने रुखसार को जरा दाढ़ी से सजा लिया है ताकि नजर ना लगे मुझे। ठीक है जी। तो और आखिरी शेर जो शायर ने इस छठे शेर के अंदर कहा, जो आज के हमारे इस लेक्चर का आखिरी शेर है, वो ये है, एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक। उनका रवैया तो क्या है कि वो गाफिल हैं, गफलत बरतते हैं, इग्नोर करते हैं, और उनकी इसी इग्नोरेंस की वजह से आज ये मुल्क इस हाल को पहुंचा है। तो तुम्हारा काम तो तर्ज तगाफुल है, तुम्हारा तो बिहेवियर, तुम्हारा तो रवैया गफलत वाला रवैया है, तो ये तुमको मुबारक। लेकिन हम गाफिल लोग नहीं है, हम गफलत बरतने वाले लोग नहीं है। एक अर्ज तमन्ना है, एक तमन्ना करना, एक ख्वाहिश करना, सो हम करते रहेंगे अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए ख्वाब देखते रहेंगे और उस ख्वाबों को पूरा करते रहेंगे। हमारी आज की इस क्लास की पहली गजल का सेशन मुकम्मल होता है। इसके बाद हम अगली गजल का सेशन आगाज करेंगे। क्लास यहां पर हम एंड करते हैं और अब दोबारा हम क्लास के अंदर आएंगे और गजल नंबर 2 जो है फैज अहमद फैज की, हम उस गजल का आगाज करेंगे। जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगली दोबारा लिंक क्लिक करके आप क्लास में दाखिल हो सकते हैं।